चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली एक्चुअली में आप कह सकते हो जैसे कि हमारा इनकम टैक्स में बेसिक्स डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी जो चैप्टर है बेसिक्स डेफिनेशंस के अलावा आप कह सकते हो उसके बिना पूरा नहीं है ना। अब जैसे कि आपने एक बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ी, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ी, इनकम की डेफिनेशन पढ़ी, राइट। और असेसी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, डीम्ड असेसी क्या होता है, ये वो डेफिनेशंस हैं, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको हर चैप्टर में दिखने को मिलती हैं। मतलब तकरीबन तकरीबन आप पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जहां जहां तक इनकम टैक्स है वहां वहां पर ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, है ना। खास करके प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसी, डीम्ड असेसी, पर्सन, ये पांच डेफिनेशन तो समझ लीजिए। हर ये पांचों में से एक नाम, कम से कम एक नाम, टर्मिनोलॉजी जो है, डेफिनेशन जो है वो आपको हर लाइन में, इनकम टैक्स की हर लाइन में आपको सुनाई देने को मिलेगी, है ना। तो मतलब क्या है, उसी तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर इनकम टैक्स में। अब देखो, एक्चुअली में रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। अब किसी भी पर्सन की, किसी भी एसएससी की इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, किसी भी एसएससी की इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, इनकम कंप्यूटेशन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस जानना सबसे पहले जरूरी है। मतलब क्या है, पहले आपको किसी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा, तभी आप तभी आप क्या इनकम कैलकुलेट कर पाओगे, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। मतलब कहने का क्या है कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस, किसी भी एसएससी का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी इनकम कंप्यूट होगी उसको देखते हुए, उसी के हिसाब से, फिर उसी के हिसाब से ही रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस द पर्सन's residential status in India during the previous year is known। जब तक किसी भी पर्सन का इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता नहीं लगता, हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया का जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पर ही आप तय कर सकते हो किसी बंदे का इनकम टैक्स, किसी एसएससी का टैक्स लायबिलिटी। Thus, determining the residential status of a person is important for calculating the tax liability। जैसे कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, इनकम प्लस इनकम टैक्स, इनकम प्लस इनकम टैक्स दोनों, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना किसी भी असेसी का, है ना। इनकम आप जानना चाहते हो, इनकम टैक्स जानना चाहते हो, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा उस बंदे का, उस असेसी का, पर्सन का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है, ठीक। सेक्शन 6 क्या कहता है, कहते हैं सेक्शन 6 जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट का है, ये प्रिस्क्राइब करता है टैक्स टू बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। एन असेसी residential status must be determined with the reference to the previous year in respect to which income is sought to be taxed। मतलब क्या है, आपको किसी भी पर्सन का, अगर किसी भी पर्सन का टैक्स लायबिलिटी निकालना है, टैक्सेबल इनकम निकालना है, वो किस बेस पर होगा, किस बेस पर होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। और आप रेजिडेंशियल स्टेटस जो है प्रीवियस ईयर का देखोगे, ना कि असेसमेंट ईयर का। रेजिडेंशियल स्टेटस आप प्रीवियस ईयर का देखोगे, ना कि असेसमेंट ईयर का, ठीक है। चलिए अब देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी
मे चेंज ईयर टू ईयर। अब ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2020-21 में अगर आपने प्रीवियस ईयर असरटेन कर लिया तो ऐसा नहीं है कि अगले साल भी सेम ही होगा। एसएससी का स्टेटस अगले साल भी वही होगा जो प्रीवियस ईयर 2021 में था, है ना। तो अगले साल ये जो हमारा प्रीवियस ईयर आपको एप्लीकेबल है 2021 एंड 22, हमारे को पता है जो एग्जाम में हमारे को क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से प्रीवियस ईयर के आने वाले हैं, 2021 एंड 22, मतलब 21 22 प्रीवियस ईयर के आने वाले हैं। अब हमें इसका मतलब है जो स्टेटस निकालना है एसएससी का वो कौन से प्रीवियस ईयर का निकालना है, 2021 एंड 22 का। अब 2021-22 में प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा कमाया, ठीक है, उसकी हम पहले देखेंगे बंदे का स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं वो आप इस चैप्टर के थ्रू जान जाओगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट जो है, अब हम अलग अलग एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कंप्यूट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्टेटस अलग अलग एसएससी का, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, वैसे तो इंडिविजुअल का होता है पर हम यहाँ पर अदर देन इंडिविजुअल पहले करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इंडिविजुअल के स्टेटस पे आ जाएंगे, क्योंकि जो मेन प्रोविजन है एक्चुअली में वो इंडिविजुअल की ही है, ठीक है। इसलिए पहले आसान आसान ईजी वाले करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक का दूसरे के साथ कोई लिंकेज नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचना कि हम लोगों ने पहले अगले पे आ गए हैं तो पिछले वाले के साथ कोई लिंकेज है, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। अब एचयूएफ एचयूएफ क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब एचयूएफ का कहते स्टेटस क्या हो सकता है, एचयूएफ का स्टेटस, एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली कंट्रोल इन इंडिया। मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, चलिए आसानी से लिखते जाना जरा अच्छे से। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखिए एचयूएफ का जो स्टेटस है, या तो फिर रेजिडेंट होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा। एचएफ का स्टेटस या तो फिर रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अब देखिए रेजिडेंट कब होगा, एचएफ का स्टेटस रेजिडेंट कब होगा, व्हेन एचयूएफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली फ्रॉम, सॉरी होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, सारा या कुछ पार्ट जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है अगर इंडिया से हो रहा है, तो फिर आप समझ के चलिए कि वो फॉर्म एचयूएफ क्या है, रेजिडेंट है। एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टी या सारा की सारा होली इंडिया से हो रहा है, तो फिर वो एचयूएफ क्या है, रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट कब होगी, व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया।
अगर एचईएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा का सारा बाहर से हो रहा है तो फिर वो एचईएफ क्या है, फिर वो एचईएफ क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, फिर वो एचईएफ नॉन रेजिडेंट है अगर उसका सारा का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट बाहर से हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है, फिर वो एचईएफ क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक नोट होता है लिखने वाला कि जो एचईएफ है आरओआर है कि आरएनओआर है। आपको ये तो पता लग गया, मान लीजिए ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई। मान लीजिए आप अपनी तरफ से लिख के रखना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसके अलावा ये आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, अब इसके बाद आप जानना चाहते हो कि एच एफ आर ओ आर है, आर ओ आर की फुल फॉर्म बता देता हूँ, या आर एन ओ आर है। तो ये किससे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि एच एफ आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। एच एफ आर ओ आर या आर एन ओ आर है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ कर्ता। ये डिपेंड करता है कर्ता के स्टेटस के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कर्ता आर ओ आर है तो एच एफ भी क्या हो जाएगी, आर ओ आर। अगर कर्ता आर ओ आर है तो एच एफ भी आर ओ आर हो जाएगी। और अगर कर्ता आर एन ओ आर है तो एच एफ भी क्या हो जाएगी, आर एन ओ आर। ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। आर ओ आर की फुल फॉर्म लिख लीजिए, आर ओ आर की फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, और आर एन ओ आर की रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, आर ओ आर का मतलब होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और आर एन ओ आर का रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, ये हो गया आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस, एच का स्टेटस। एच का स्टेटस क्या होगा, या तो फिर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा, अगर एच का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। होली और पार्टली कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। और नॉन रेजिडेंट कब हो जाएगी एच, नॉन रेजिडेंट एच तब हो जाएगी जब क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा का सारा बाहर से हो रहा है। ठीक है, और क्या एच एफ आर ओ आर या आर एन ओ आर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एच एफ आर ओ आर या आर एन ओ आर हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है एच एफ के कर्ता के ऊपर। अगर एच एफ का कर्ता आर ओ आर है तो फिर एच एफ भी क्या हो जाएगी, आर ओ आर। अगर एच एफ का कर्ता आर एन ओ आर है, एच एफ का कर्ता आर एन ओ आर है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो फिर एच एफ भी आर एन ओ आर हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है एच के बाद एक और स्टेटस छोटा सा, वो होता है फर्म का, फर्म और एलएलपी। ठीक है जी,
फर्म और एलएलपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो फिर रेजिडेंट होगी या तो फिर नॉन रेजिडेंट। या तो फिर रेजिडेंट या तो फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब फर्म रेजिडेंट कब होगी? फर्म रेजिडेंट कब होगी? जब फर्म का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया है। अगर किसी फर्म या एलएलपी का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है पार्टली या होली इंडिया से हो रहा है तो फर्म वो वाली फर्म क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट मानी जाएगी। और नॉन रेजिडेंट कब होगी? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है। अगर सारा का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? इंडिया के बाहर से हो रहा है। सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। तो फिर वो फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे कोई वो नहीं है। आर ओ आर और आर एन ओ आर सिर्फ दो केसेस में होता है। आर ओ आर और आर एन ओ आर दो केसेस में होता है, वैसे तो एक्चुअली में एक में ही होता है ना, वो होता है इंडिविजुअल। बट एच के केस में भी हो जाता है। वो आपको पता है किस बेसिस पर है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ द करता है। अगर करता करता क्या चला गया आर ओ आर तो एच भी आर ओ आर। अगर करता आर एन ओ आर चला गया तो एच भी आर एन ओ आर हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया फर्म का स्टेटस और एच का स्टेटस। अब आते हैं कंपनी का। ठीक है, ये फर्म का स्टेटस हो गया और एच का हो गया। अब आते हैं कंपनी का। किसी कंपनी का स्टेटस क्या होगा? ये मैंने आपको इकट्ठा ही बता दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एओपी। एओपी का भी वही था जो अपना उसका था, फर्म पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी सभी का सेम ही है, तीनों का सेम ही है। ठीक है। अब आगे आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी का क्या होगा? ए कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट। एक कंपनी रेजिडेंट कही जाएगी इंडिया में अगर अगर नंबर एक वो इंडियन कंपनी है। अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी है और वो कवर्ड है डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में। अगर एक कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेजिडेंट होगी। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी, एक चीज याद रखना, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। नंबर दो, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, ओएम बोलते हैं इन शॉर्ट, POEM। अगर किसी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है? इंडिया में, तो फिर भी वो कंपनी क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट मानी जाएगी। अब इंडियन कंपनी जो समझ आता है, जो इंडिया में रजिस्टर हो गई है ना, जो कवर है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 26। सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 में कवर है, वो कंपनी इंडियन कंपनी है ना, वो हमेशा रेजिडेंट होगी। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। अब दूसरा तरीका क्या है मेजर करने का, आइडेंटिफाई करने का, क्या एक कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो भी वो रेजिडेंट है। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन that are necessary for the conduct of business of an entity
एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब वो जगह जहां पर कंपनी की मेन की मैनेजमेंट डिसीजन और जो कमर्शियल डिसीजन है वो लिए जाते हैं, जो बिजनेस के लिए चलाने के लिए जरूरी हैं, ठीक है, वो कहाँ पर लिए जाते हैं, इंडिया में लिए जाते हैं। उसी को ही एक्चुअली में क्या माना जाएगा, उसी को ही पोएम माना जाएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां पर कमर्शियल डिसीजन और की मैनेजमेंट डिसीजन कंपनी के लिए जाते हैं, है ना। की मैनेजमेंट मतलब जो मेन मैनेजमेंट के डिसीजन है वो, और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डिसीजन जरूरी है वो सारे कहाँ पे लिए जाते हैं, इंडिया में। तो फिर वो माना जाएगा, वही प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा, है ना। चाहे बाहर से लिए जाएं, अगर किसी और कंट्री से लिए जा रहे हैं तो मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वही हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का स्टेटस चेक करने के लिए क्या पैरामीटर है, पहला, अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, इंडियन कंपनी हमेशा क्या हो जाएगी, रेजिडेंट। अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, एक कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, तो क्या वो रेजिडेंट होगी, होगी, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंडिया में। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर की मैनेजमेंट और ऑपरेशनल डिसीजन, की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन जहां पर लिए जाते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए, ठीक है। मतलब एक कंपनी का स्टेटस रेजिडेंट तब होगा अगर दोनों में से एक शर्त पूरी हो जाए। अगर कंपनी इंडियन है तो फिर वो हमेशा क्या हो जाएगी, रेजिडेंट। दूसरा, अगर किसी नॉन इंडियन कंपनी है, नॉन इंडियन कंपनी है, उसका पोयम इंडिया में है, तो फिर वो रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है जी। ये हुआ हमारा कंपनी का स्टेटस, राइट। नेक्स्ट है, कंपनी के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक और छोटा सा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई लोकल अथॉरिटी है लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, मान लीजिए अपना कोई भी, अपनी आईसीएआई है, आईसीएसआई है, आईसीएमएआई है ना, ये क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो ये रेजिडेंट कब होंगी, कहते कोई भी लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है रेजिडेंट तब होंगे इंडिया में अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है इसका होली या पार्टली कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। मतलब सेम लाइक पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी, है ना। किसी भी लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का स्टेटस रेजिडेंट तब होगा अगर वो होली या पार्टली कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, ठीक है। होली या पार्टली कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। और नॉन रेजिडेंट कब हो जाएगी वो, नॉन रेजिडेंट तब हो जाएगी अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा का सारा होली मतलब आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ठीक है जी। उसका सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है, सही है जी। चलिए, अब हमारा एचईएफ का हो गया, फर्म का हो गया, एलएलपी का हो गया, एओपी का हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी और कंपनी, ठीक है, सभी का हो गया। अब कुल मिला के ले देके रह गया सिर्फ एक मेन, वो क्या है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का स्टेटस मैं आपको सीधे 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 तरीके से नहीं बताऊंगा, पहले जरा अच्छे से मैं आपको कुछ चार्ट बनवाऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब फटाफट इंडिविजुअल का केस जो है उसमें आपको एक छोटा सा चार्ट बनाइए।
सबसे पहले एक इंडिविजुअल या तो फिर रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अब रेजिडेंट कौन होगा, एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट मान लिया जाएगा, अगर इफ इंडिविजुअल satisfy the basic conditions, फिर वो क्या कहलाएगा, पहली शर्त पूरी हो जाएगी जब, तो फिर वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब बेसिक कंडीशन क्या होता है अभी मत पूछना, मैं आगे जाके बता दूंगा, उसमें थोड़ा सा रट्टा ही मारना है बस, और कुछ नहीं है। अगर एक पर्सन बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट। अब बेचारा वो नॉन रेजिडेंट कब होगा, अगर वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड करने से फेल हो जाता है। इफ एन assessee failure to fulfill the basic conditions, फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर एक बंदा बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर पाता, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन भी नहीं पूरी कर पाता, तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉन रेजिडेंट, मतलब वो गेम से बाहर हो जाता है। अब मान लीजिए एक बंदा बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, तो फिर वो या तो फिर आर ओ आर होगा, या तो फिर वो क्या होगा, आर एन ओ आर। आर ओ आर की फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूं। आर ओ आर की फुल फॉर्म क्या है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और आर एन ओ आर की रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी नहीं है। ये कब होगा, एक बंदा जो रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी कब बन जाएगा, आर ओ आर कब बन जाएगा, व्हेन satisfy the additional conditions। अगर उस बंदे ने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आर ओ आर। अगर नहीं कर पाया एडिशनल कंडीशन, failures to fulfill the additional conditions। अगर वो एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करने में फेलियर हो गया, तो फिर वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर, आर एन ओ आर। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए समरी क्या निकली, क्रक्स क्या निकला। नंबर एक, अगर एक इंडिविजुअल ने बेसिक प्लस एडिशनल, बेसिक प्लस एडिशनल कंडीशन
यस मतलब सेटिस्फाइड कर दी, तो फिर वो क्या हो गया, फिर वो हो गया ROR। ठीक है, मतलब बेसिक में भी यस है, एडिशनल में भी यस है, फिर वो क्या हो जाएगा ROR, फिर वो क्या हो जाएगा ROR। नंबर दो क्या हो सकता है, अगर एक इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन तो पूरी कर देता है, बेसिक कंडीशन तो पूरी कर देता है, बट एडिशनल कंडीशन नहीं पूरी कर पाता बेचारा, तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा, RNOR। ठीक है, उसने बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी, बट वो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा RNOR। नंबर तीन, अगर एक इंडिविजुअल ना ही बेसिक ना ही एडिशनल कंडीशन, ना ही बेसिक ना ही एडिशनल कंडीशन पूरी कर पाता है, तो फिर वो बंदा वो क्या हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब कुल मिला के देखा जाए, किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी इंडिविजुअल के तीन स्टेटस हो सकते हैं। ठीक है, तीन स्टेटस हो सकते हैं, पहला नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट में क्या है, कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करी। ठीक है, और दूसरा RNOR, RNOR में कितनी कंडीशन पूरी करी है, एक बेसिक कंडीशन, और ROR में दो कंडीशन पूरी करी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में समरी थी पूरी इसकी इंडिविजुअल के स्टेटस की। इंडिविजुअल का स्टेटस या तो फिर ROR होगा, या RNOR होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा। अब जानने वाली बात ये है, अब जानने वाली बात ये है कि क्या बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं, बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं और एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, 2 मिनट लगा के फटाफट ये जितना भी हमने बनाया है चार्ट कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, ये जरा अच्छे से कॉपी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ के चलो इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग में लिखना चाहते हो, ये कौन से वाला इंडिविजुअल है, ये ROR वाला, ये ROR वाली सिचुएशन थी। ठीक है, और ये दूसरा RNOR वाला। ठीक है, और तीसरा नॉन रेजिडेंट वाला।
ठीक है जी। चलिए अब करते हैं बेसिक कंडीशंस कौन सी होती हैं। बेसिक कंडीशन कौन सी होती हैं। चलिए आइए जरा पेज नंबर 1 पे। ये दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, सेटिस्फाइड कर दी, तो हम मान लिया जाएगा कि हमने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है ना। मतलब बेसिक दो कंडीशंस हैं, दोनों में से एक पूरी करनी है। अब दो में से पहली कौन सी है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही और शी क्या है, इन इंडिया ड्यूरिंग दैट ईयर फॉर ए टोटल पीरियड 182 और मोर डेज, 182 और मोर डेज इंडिया में वो रहा है। इंडिया में 182 और मोर डेज अगर वो रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है। मतलब क्या है, अगर जैसे कि आपको पता है, आपको जो क्वेश्चन आने हैं पेपर में, क्योंकि हमारे को जो एग्जाम आना है वो प्रीवियस ईयर 2021 और 22 के आने हैं। मतलब 2021-22 में। अब 21-22 से मतलब यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अगर वो बंदा या लेडी, अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 या उससे ज़्यादा दिन रहा है, 182 और उससे ज़्यादा रहा है, तो वो इंडिविजुअल माना जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर 2021-22 में उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर 2021-22 में बेसिक कंडीशन उसने फुलफिल कर दी है। ठीक, ये तो होगी पहली वाली। अब मान लीजिए कोई बंदा बेसिक कंडीशन, पहली वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, तो फिर वो क्या है, दूसरी चेक कर सकता है। फिर वो दूसरी चेक कर सकता है। अब वो दूसरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इफ ही और शी हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding that year for a total period of 365 or more and has been in India for at least 60 days in that year। मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 60 दिन प्लस उससे पिछले 4 साल में कितने दिन, 365 और मोर। चलिए ध्यान से सुनना जरा। अब हम कौन से प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। मान लीजिए मेरा, आप लोग मिस्टर संदीप अरोड़ा का आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। कौन से प्रीवियस ईयर का, 2021 एंड 22 का। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मैं मतलब संदीप अरोड़ा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में, या तो फिर 182 डेज रहा हूं, मान लीजिए मैं नहीं रहा। अब मान लीजिए मैं इस प्रीवियस ईयर में सिर्फ 165 डेज रहा हूं, मतलब पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, पहली बेसिक कंडीशन में पूरी नहीं कर पाया, है ना, पहली बेसिक कंडीशन में नहीं पूरी कर पाया। तो फिर क्या देखा जाएगा, इससे पिछले 4 साल में, उससे पिछले 4 साल में 365 और मोर डेज प्लस इस प्रीवियस ईयर में 60 और मोर डेज। मतलब आप प्रीवियस ईयर 2021 और 22 में कितने दिन होने चाहिए, 60 और मोर डेज। ठीक है, 60 और मोर डेज प्लस इससे पिछले 4 साल में कितने दिन, 365 और मोर डेज होने चाहिए। अब इससे पिछले 4 साल कौन से हैं, 1 2 3
और एक 4। अब 4 कौन कौन से प्रीवियस ईयर हो गए, मतलब 2020-21 इससे पिछला साल हो गया, 2019-20, 18-19, और 17-18। ठीक है, इन 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन होने चाहिए, 365 और मोर डेज, 365 और मोर डेज। समझ गए क्या कहना चाह रहा था मैं। वहां पर दूसरी प्रोविजन क्या है, दूसरी प्रोविजन का फर्स्ट पार्ट क्या है, असेसी स्टे किया हो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, इसको बोलते हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिसके बारे में हम लोग निकाल रहे हैं। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 और मोर डेज। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 और मोर डेज। ठीक है, और उससे पिछले 4 साल में वहां पे क्या लिखा हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इन 4 years, in last 4 years immediately preceding the relevant 4 years, है ना, इन 4 years immediately preceding the relevant previous year, सॉरी। ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 4 साल में 365 और मोर डेज, तो फिर वो माना जाएगा कि बंदे ने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। अब मान लीजिए एक्चुअली में डेटा क्या है, एक्चुअली मैंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर में मैं रहा हूं कितने इंडिया में, 165 डेज, जो 180 से कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखना है, 60 और मोर डेज, यस। अब पिछले 4 साल, उससे पिछले 4 साल में कितने होने चाहिए, 365 या उससे ज़्यादा। मान लीजिए मैं इस साल में रहा हूँ 200 दिन, इधर 150, इधर 250, इधर 100, तो टोटल कितना हो गया, 150 और 250, 400, 200, 600, 700 दिन हो गए ना, 700 दिन हो गए, विच इज मोर देन 365। ठीक है, ये वाली भी पूरी हो गई और ये वाली भी पूरी हो गई, तो इसका मतलब है मैंने सेकंड वाली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। तो इसका मतलब है मैंने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, तो संदीप अरोड़ा आप कह सकते हो कि वो क्या है, रेजिडेंट तो है ही है, रेजिडेंट तो है ही है। अब ऑर्डिनरी है, आर है या RNOR है, ये अगला क्वेश्चन खड़ा होता है ना। ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है कि वो दिखने वाली बात है, वो आगे जाके देखते हैं। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है, वो क्या क्लियर है कि हाँ संदीप अरोड़ा रेजिडेंट बेसिक कंडीशन जरूर पूरी कर रहा है, क्योंकि बेसिक कंडीशन 2 थी। एक पहली पहली क्या थी हमारी कि असेसी ने कितने दिन, 182 और मोर डेज रहा होना चाहिए इंडिया में, है ना, 182 और मोर डेज इंडिया में होना चाहिए। अगर पहली नहीं पूरी हो रही तो क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 और मोर डेज, और प्लस प्लस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में 365 और मोर डेज। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, टू बी रेजिडेंट it is sufficient that only if one of the above two conditions is satisfied। ये मैंने आपको बता ही दिया, दोनों में से एक कंडीशन ही पूरी करनी है। नंबर 2, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हैज नो लिंक विद द रेजिडेंशियल स्टेटस। ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, इंडिया में सिटीजनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस का। यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है दिनों के हिसाब से मेजर होता है, ना कि सिटीजनशिप आपको मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, डजेंट मैटर, है ना। तो सिटीजनशिप का कहते हैं यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। एन इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन मोर कंट्रीज देन वन, इवन दो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। ठीक है जी, कहते हैं पहली बात सिटीजनशिप का यहाँ पे
रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है एक से ज़्यादा कंट्री में भी। इंडिया में भी रेजिडेंट हो सकता है दूसरे देश में भी, कहीं का कहीं और का भी रेजिडेंट हो। ठीक है, इवन दो ही कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 182 days, द डे ही एंटर्स द इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया, बोथ शुड बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया है, जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया था, वो दिन भी कंसीडर हो जाएगा। जिस दिन वो इंडिया में आया है वो भी गिनती किया जाएगा कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, जिस दिन आप जा रहे हो वो भी गिनती में आ जाएगा, जिस दिन आए हो वो भी गिनती में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4 दिन, 182 दिन, है ना, 182 days, 60 days, 365 days, ये कैलकुलेट करते वक्त जिस दिन बंदा इंडिया छोड़ के गया था वो दिन भी आ जाएगा, जिस दिन बंदा इंडिया में एंटर किया था वो भी आ जाएगा। ठीक है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। एक्सेप्शंस टू द अबव रूल मतलब ये जो आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कहते पीरियड ऑफ 60 days शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 days इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि आपने अभी तक नॉर्मली क्या पढ़ा, अगर एक इंडिविजुअल, मान लीजिए आप, अगर आप बेसिक कंडीशन, अगर आप बेसिक कंडीशन कोई एक पूरी कर देते हो, दोनों में से, दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हो, तो आप क्या बन जाओगे, तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, है ना। दो में से एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हो। अब यहाँ पर है कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दो में से सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन ही आपको एप्लीकेबल होगी। तो कौन सी वाली, 182 डेज वाली। ठीक है, 182 डेज वाली कंडीशन देखी जाएगी। अगर वो एसएससी इंडिया में 182 और उससे ज़्यादा दिन रहा तो फिर वो क्या माना जाएगा, फिर वो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, रेजिडेंट। अगर 182 डेज से ज़्यादा, 182 और मोर डेज रहा है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। मतलब 60 और 365 दिन वाली कंडीशन देखनी नहीं है हमने। ठीक है जी, 60 और 365 वाली कंडीशन देखनी नहीं है हमने। ठीक है जी, अब कौन कौन से केसेस हैं, ये 3 केसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंडियन सिटीजन है, लीव कर रहा है इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया। आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगे, तो आपको 182 डेज और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। 182 और मोर डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, नंबर 2, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया who leaves India in any previous year as a member of crew of an Indian ship as clause 18 of the section 3 of the Merchant Shipping Act, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, as और for the purpose of employment outside India। मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल क्या है, सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, नंबर 2, प्लस वो मेंबर है एक क्रू का, और क्रू ऑफ इंडियन शिप, है ना, मेंबर है क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, और वो क्या है, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बाहर गया है किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एक सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया है, या फिर क्या है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, उस केस में भी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया है इंडियन सिटीजन,
या फिर क्या है, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू, ठीक है, तो क्रू ऑफ इंडियन शिप, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो फिर वो क्या है, उसको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, 60 प्लस 365 वाली नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तीसरा केस, ये ध्यान से सुनिएगा, ये अमेंडमेंट आई थी पिछले फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आई थी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब इंडियन ओरिजिन क्या होता है अभी मत पूछिएगा, आगे जाके बता देता हूं। एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंगेज है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंगेज है वो आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर, इंडिया के बाहर, या तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट करता है, मतलब जॉब करता है, या फिर उसका बिजनेस या प्रोफेशन है बाहर, प्लस इंडिया आया है, इंडिया में विजिट किए है वो, और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख रुपए तक है। ध्यान से सुनिएगा, आसान तरीके से समझाता हूं। इंडियन सिटीजन है कोई पर्सन, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, प्लस प्लस क्या है, जॉब है, जॉब करता है देश से बाहर, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन है उसका, ठीक है जी, प्लस उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है उसकी, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर गया हुआ है, या फिर उसका बिजनेस या प्रोफेशन है बाहर वहां पर, और प्लस इनकम अर्न हो रही है उसको, ठीक है। और एक चीज और थी, हाँ एक चीज और है ऐड ऑन करने वाली, वो है विजिट किया है इंडिया, वो इंडिया में विजिट कर रहा है, ठीक है। विजिट किस लिए, किसी भी पर्पज से, मतलब घूमने की वगैरह के लिए आया होगा, ठीक है, या कुछ काम कुम के लिए आया, विजिट किया हो इंडिया में, ठीक है, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितने से ज्यादा नहीं है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को या इंडियन सिटीजन को सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, 60 प्लस 365 वाली नहीं होगी। साफ साफ दोबारा तीनों केस एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बीच में थोड़ी सी कैमरे की प्रॉब्लम आ गई थी, बैटरी की। पहला, कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, इंडिया में इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। नंबर 2, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ इंडियन क्रू, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है वो, ठीक है। तीसरा, एक इंडियन सिटीजन है या फिर क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में विजिट किए हैं वो, या फिर इंडिया में विजिट किया है, प्लस वो बाहर जो गया है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए गया है, या फिर बिजनेस के लिए गया है, या फिर प्रोफेशन के लिए गया है, और प्लस उसकी जो इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। इन तीनों सिचुएशन में उसको 182 डेज वाली कंडीशन ही सिर्फ एप्लीकेबल होगी, 60 प्लस 365 वाली नहीं होगी, ठीक है जी, ठीक है सर।